तो हेलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें इतिहास का अंत, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रांसिस फुकुयामा 1991 में एंड ऑफ हिस्ट्री कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, उनकी एक पुस्तक थी। उसमें वो कहते हैं कि जिस प्रकार से 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया है, यूएसएसआर का पतन हो गया है, तो इसका परिणाम यह है, या इसका तात्पर्य यह है कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसने अपनी प्रासंगिकता है उसको सिद्ध नहीं कर पाई है, और वो एक प्रकार से डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में चली गई। और वो कहते हैं कि जो लिबरलिज्म है उसने हिस्टोरिकल बैटल जीत ली है, और लिबरलिज्म ही अब एकमात्र आइडियोलॉजी है जो सामने उभर कर आएगी, और ये आगे चल के वे ऑफ लाइफ बनेगी, और हर देश, विश्व के हर कोने में इसे स्वीकार किया जाना आज संभव भी है। तो बेसिकली लिबरलिज्म की ये जीत बताते हैं, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी जीत बताते हैं। हालांकि आगे चल के हम देखते हैं कि 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, और लिबरलिज्म का जो, या पूंजीवाद का एक जो ग्रे एरिया है वो लोगों के सामने आता है कि किस प्रकार से जो पूंजीवाद है वो किस प्रकार से हानिकारक भी हो सकता है। तो फिर से वहां पर मार्क्सवाद का जो अभी तक जो प्रभाव एक प्रकार से सीमित कर दिया गया था, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री की बात की जाने लगी थी, तो मार्क्सवाद नॉट एज आइडियोलॉजी, एज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म उभर कर सामने आता है। चलिए फ्रांसिस फुकुयामा को पढ़ते हैं और एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। बर्लिन की दीवार के गिरने को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। इस घटना के बाद अमेरिकी विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा ने यूएसए की नेशनल इंटरेस्ट जर्नल में एक लेख लिखा, एंड ऑफ हिस्ट्री। 1989 में छपे इस लेख ने फ्रांसिस फुकुयामा को प्रसिद्धि दिला दी। यही लेख 1992 में फिर पुस्तक के रूप में आया, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के रूप में प्रकाशित हुआ। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक 1992 में लिखी गई। तो पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है? शीत युद्ध का अंत, यानी एंड ऑफ कोल्ड वार, पोस्ट कोल्ड वार की उत्तर शीत युद्ध काल और साम्यवादी व्यवस्था का अवसान। इतिहास का अंत शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगस्टीन कार्नॉट ने 1960 के दशक में किया था। अगस्टीन कार्नॉट के अनुसार जिस दिन नागरिक समाज का विकास होगा उस दिन राज्य के इतिहास का अंत हो जाएगा। सारे कार्य नागरिक समाज द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे। कार्नॉट ने इस शब्द का प्रयोग राज्यों के कार्यों के अंत के संदर्भ में किया था। वर्तमान संदर्भ में इसका प्रयोग फ्रांसिस फुकुयामा ने किया, जो जापानी मूल का अमेरिकी विद्वान थे तथा नव उदारवादी विचारक थे। तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई, जो पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी के विभाजन का प्रतीक थी। उसी के साथ शीत युद्ध के अंत की शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध के अंत की शुरुआत मानी जाती है। पूर्वी यूरोपीय क्रांतियों ने संकेत दिया कि विचारों का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, मानव सरकार के अंतिम रूप में उदारवाद की मान्यता के साथ समाप्त हो गई है। यानी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी है, उसने जो हिस्टोरिकल बैटल है वो जीत ली है। फुकुयामा ने कहा कि सोवियत संघ के पतन ने यह साबित कर दिया कि उदारवादी लोकतंत्र की अब कोई प्रतियोगी विचारधारा रह ही नहीं गई है, क्योंकि यह मानव मात्र की विचारधारात्मक उन्नति का अंतिम बिंदु है, मानव सरकार का भी अंतिम रूप है। शीत युद्ध का अंत आदर्श राज, आइडियल स्टेट तथा एक विशेष प्रकार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, उदार पूंजीवादी यानी लिबरल कैपिटलिज्म की जीत दर्शाता है। शीत युद्धोत्तर काल में सोवियत साम्यवाद के पतन ने पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र को वैश्विकता प्रदान की। उसकी विश्वसनीयता स्थायी नहीं बल्कि गहरी भी है। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार मार्क्स के विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में फेंक देना चाहिए। एक महान परीक्षण स्पष्टतः असफल हो गया है। एक ग्रेट एक्सपेरिमेंटेशन हैज फेल्ड। इसका तात्पर्य 1991 में साम्यवादी व्यवस्थाओं के पतन के बाद मार्क्स के विचारों का ऐतिहासिक अंत हो चुका है। देयर हैज बीन एन एंड टू द हिस्टोरिकल आइडियाज ऑफ मार्क्स। भविष्य में सभी प्रकार के वर्णन करने के लिए केवल उदार पूंजीवादी रह गया है। तो अब केवल उदार पूंजीवादी व्यवस्था ही रह गई है जिसे सभी लोगों को अपनाना है। हम जो देख सक रहे हैं वह मात्र शीत युद्ध का अंत नहीं, वह इतिहास का अंत है, मानवता के वैचारिक विकास का अंतिम छोर तथा पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के सार्वजनिकरण की मानवीय सरकार के रूप में अंतिम स्वरूप है। उदारवाद की विजय ने इतिहास के उस लंबे संघर्ष का अंत कर दिया जो इसके विकास में बाधक था। उदारवाद ने सभी विचारधाराओं पर जीत हासिल कर ली। फुकुयामा का यह मानना है कि उदार लोकतांत्रिक विचारधारा की जीत वैश्विक शांति की स्थापना करेगी तथा संघर्षों का अंत करेगी। कांट व माइकल डॉयल की तरह फ्रांसिस फुकुयामा भी वैश्विक शांति व्यवस्था तथा
वैश्विक सौहार्दपूर्णता के लिए उदार लोकतंत्र को आवश्यक मानते थे। फ्रांसिस फुकुयामा का प्रसिद्ध कथन है, यह विश्व उदार लोकतंत्रों से बना हुआ है, इसमें युद्ध के तत्व अत्यंत कम होने चाहिए क्योंकि सभी राष्ट्र एक दूसरे की महत्ता की पहचान करके ही आदान प्रदान करेंगे। फ्रांसिस फुकुयामा का तर्क है कि उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्येक देश का ध्येय बन चुकी है। साम्यवाद खोखला ध्येय सिद्ध हुआ है और अब इतिहास में कोई बड़े टकराव, तनाव या विवाद नहीं होने वाले हैं क्योंकि अब एकमात्र और श्रेष्ठ शासन उदारवादी लोकतंत्र बचा है। और चूंकि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो फॉर बार, इसलिए आगे चल के कोई विवाद, तनाव या टकराहट होने ही वाली नहीं। फुकुयामा के इतिहास के विश्लेषण का निष्कर्ष यह है, भविष्य में राजनीतिक व्यवस्थाएं समाजवाद को छोड़कर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होंगी। उदार लोकतंत्रों का गुण होता है कि मनुष्य की इच्छा व मूल्यों का आदर करते हुए हिंसा की प्रवृत्तियों का दमन करता है तथा शांति व्यवस्था बनाए रखता है, जबकि अन्य शासन प्रणालियां, फॉर एग्जाम्पल साम्यवाद या फांसीवाद आदि से इस मामले में काफी पिछड़ी हुई है। इस प्रकार फ्रांसिस फुकुयामा का मानना है कि पूंजीवाद सभी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोत्तम है क्योंकि आर्थिक कुशलता के द्वारा राज्यों की समृद्धि और सुदृढ़ता बनी रहती है। वहीं उदारवाद लोकतंत्र में समानता के आधार पर सबकी अलग एवं स्वतंत्र पहचान कायम होती है। पूंजीवादी व्यवस्था व उदार लोकतंत्र दोनों मिलकर मानवता की गहरी आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं, जबकि साम्यवाद शक्तियों के केंद्रीकरण द्वारा न केवल अर्थव्यवस्था का नुकसान करता है बल्कि समाज को भी इतिहास के कूड़ेदान में ढकेल देता है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद के द्वारा हम विकास की सीमा अर्थात इतिहास के अंत तक पहुंच चुके हैं। पूंजीवादी उदार लोकतंत्र के विकास को न तो दबाया जा सकता है और न ही इसे रोका जा सकता है। उदार लोकतंत्र की प्रशंसा में फुकुयामा कहता है कि उदार लोकतंत्र में कोई अंतर विरोध नहीं होते हैं, वह मानव मन की सभी आकांक्षाएं पूर्ण करने में सक्षम। अतः अब इतिहास के उस लंबे दौर का अंत हो गया है जो इसके विकास में बाधक था, यानी साम्यवाद का अंत हो चुका है। फुकुयामा का स्पष्ट मानना है कि पूर्वी यूरोपीय देशों एवं सोवियत संघ में सभ्यता का पतन उदारवादी विचारधारा के विश्व विजय का परिणाम है। अब एकमात्र विचारधारा कौन सी बची है? उदारवादी विचारधारा। इतिहास के अंत से फुकुयामा का तात्पर्य इतिहास की समाप्ति न होकर इतिहास के पूर्ण होने से। एक इतिहास पूर्ण हो चुका है, लिबरलिज्म की जीत हो गई है, अब केवल शांति ही शांति होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार हेगल का इतिहास जर्मन राष्ट्र राज्य बनने का पूर्ण होता है। जो हेगल का इतिहास था जर्मन राष्ट्र राज्य बनने का, वो पूर्ण होता है। कार्ल मार्क्स के इतिहास की पूर्णता साम्यवाद की स्थापना पर आती है, वैसे फुकुयामा का इतिहास पूर्ण होता है उदार पूंजीवादी लोकतंत्र की विजय के साथ। फिर इतिहासवाद की नव हेगलवादी व्याख्या करते हुए फुकुयामा कहता है कि साम्यवाद का पतन व उदार लोकतंत्र की जीत के रूप में इतिहास का जो अंत हुआ है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विश्व में शांतिपूर्ण पश्चिमी उदार लोकतंत्र स्थापित हो गया, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि विचारधारा या वैचारिक स्तर पर उदार प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानववादी शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। व्यवहार में सभी देशों में उदार लोकतंत्र आने में बहुत समय लगेगा। इसी नव हेगलवादी व्यवस्था के तहत फुकुयामा कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समता व समानता के जो नारे दिए थे वे उदार लोकतंत्र में स्थापित होते हैं, अन्य व्यवस्थाओं में नहीं। इतिहास की दिशा भी व्यक्ति की चेतना को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाती है और इस स्वतंत्र चेतना का सर्वोत्कृष्ट रूप है उदार प्रजातंत्र। फुकुयामा के इतिहास के अंत की यह धारणा मौलिक नहीं है, अपितु हेगल व कार्ल मार्क्स इनकी व्याख्या अन्य संदर्भों में पूर्व में ही कर चुके हैं। हेगल के वैचारिक द्वंद्व में इतिहास का अंत राष्ट्र राज्य की स्थापना के साथ होगा। कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के लिए विरोधी वर्गों में द्वंद्व होता है तथा इतिहास के अंत में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होती है। इसके बाद द्वंद्व रुक जाते हैं, यानी गतियां रुक जाती हैं। फुकुयामा मार्क्स की बजाय हेगल की व्याख्या को मानता है। फुकुयामा का कहना है कि हेगल की सही दार्शनिक व्याख्या फ्रांसीसी विद्वान एलेक्जेंडर कोजेबी ने की है। फिर जीन-पॉल सार्त्रे, रोमान ओरा ने हेगल की शिक्षाओं को कोजेबी से ही ग्रहण किया। इतिहास का अंत के विचार का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण हेगल द्वारा ही दिया गया था। फिर फुकुयामा ने कोजेबी द्वारा की गई व्याख्या का सहारा लिया। यह व्याख्या इतिहास के अंत का दार्शनिक या मानकीय आधार प्रस्तुत करती है। तो फुकुयामा के अनुसार इतिहास का अंत एक आदर्श है, लेकिन उसे आनुभविक आधार पर ही समझा जा सकता है। फुकुयामा की पद्धति में मानकीय एवं आनुभविक पहलू परस्पर संबंधित हैं। फुकुयामा ने स्वयं कहा है कि मानव इतिहास की प्रगति को वैश्विक संघर्ष की समाप्ति द्वारा मापा जा सकता है। मानववाद का सार्वभौमिक इतिहास उदार लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर। फुकुयामा की अन्य पुस्तकें हैं द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ये 2011 में आती है, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। फिर पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके 2014 में आती है, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके। फिर आती है आइडेंटिटी: कंटेम्पररी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड द स्ट्रगल फॉर
रिकॉग्निशन 2018 में लेटेस्ट बुक। मार्क्स के विचारों को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए, एक महान परीक्षण स्वतः असफल हो गया, फुकुयामा ऐसा कहता है। हम जो देख रहे हैं वह मात्र शीत युद्ध का अंत नहीं, यह इतिहास का अंत है, मानवता के वैचारिक विकास का अंतिम छोर तथा पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के सार्वजनिकरण के मानवीय सरकार के रूप में अंतिम स्वरूप है। ये फुकुयामा ऐसा बोलता है। उदार लोकतंत्र में कोई अंतर्विरोध नहीं होते हैं, वह मानव मन की सभी आकांक्षाएं पूर्ण करने में समर्थ है। अतः अब इतिहास के उस लंबे दौर का अंत हो गया है जो इसके विकास में बाधक थी, यानी साम्यवाद का अंत हो चुका है। फिर मानव इतिहास की प्रकृति को वैश्विक संघर्ष की समाप्ति द्वारा मापा जा सकता है। मानववाद का सार्वभौमिक इतिहास उदार लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर है। ऐतिहासिक काल के बाद के काल में ना तो कला होगी ना दर्शन होगा, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी, फुकुयामा ऐसा कहता है। इतिहास का अंत क्या नहीं है, इतिहास का अंत क्या नहीं, ना तो यह इतिहास इस अर्थ में समाप्त होगा, ना तो यह है कि इतिहास इस अर्थ में समाप्त हो गया है कि राजनीतिक युद्ध और संघर्ष अब नहीं होंगे, यानी राजनीतिक युद्ध और संघर्ष अभी होंगे। ना ही यह साम्यवाद के पतन की गारंटी होगी कि सभी राज्य उदारवादी लोकतंत्र बन जाएंगे। इतिहास का अंत क्या है, तो ये विचारों का इतिहास समाप्त हो गया है और उसके साथ ही मौलिक वैचारिक बहस भी समाप्त हो गई है। इतिहास अब अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। वैचारिक द्वंद्व साम्यवाद वर्सेस पूंजीवाद का समापन हो गया है, क्योंकि उदार पूंजीवादी लोकतंत्र ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। अच्छे समाज की खोज अब समाप्त हो चुकी है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है या उत्तम है, अर्थात विचारधाराओं के रूप में उदारवाद, आर्थिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र श्रेष्ठ व्यवस्था है। फुकुयामा इतिहास का अंत अच्छा समाचार था, ऐसा बोलते हैं। फिर नव हेगलवादी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक में आधुनिक युग में विचारधारा की श्रेष्ठता को विभिन्न चरणों के माध्यम से समझाया है, जिसमें उदार पूंजीवादी लोकतंत्र ने द्वंदात्मक रूप से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। पहला द्वंद्व 16वीं से 17वीं सदी के बीच में हुआ ब्रिटेन में। ये विचारधाराओं का द्वंद्व था। एक तरफ अनुदारवाद या रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म था, दूसरी तरफ उदारवाद था। तो अनुदारवाद यानी रूढ़िवाद ये राजतंत्र का समर्थक था, ये सामंतवाद का समर्थक था, ये कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता था, जबकि उदारवाद ये लोकतंत्र, पूंजीवाद एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था का समर्थन करता था। प्यूटन क्रांति हुई 1642 से 50 के बीच में, गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। इस द्वंद्व में उदारवाद ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। ये पहला द्वंद्व था जो कि उदारवाद ने जीता। दूसरा द्वंद्व 1920 से 45 के बीच में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में। तो एक तरफ फांसीवाद या नाजीवाद था, दूसरी तरफ उदारवाद था। तो फांसीवाद और नाजीवाद फिर से पराजित हुआ और उदारवाद विजय श्रेष्ठता इसने अपनी साबित कर ली। फिर तीसरा द्वंद्व हुआ 1945 से 1990 के बीच में। शीत युद्ध का समय था। एक तरफ साम्यवाद था, दूसरी तरफ उदार पूंजीवादी व्यवस्था थी। साम्यवाद जहां आर्थिक समानता की बात कर रहा था, उदार पूंजीवादी लोकतंत्र इसमें फिर विजयी होता है। तो फुकुयामा कहते हैं कि मार्क्सवाद को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। तो मार्क्सवाद शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री इनटू द डस्टबिन। एक महान परीक्षण स्पष्ट असफल हुआ। साम्यवाद एक महान परीक्षण असफल हुआ। उदार पूंजीवाद आदर्श राज के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है। 1917 से शुरू 1990 तक अवसान हुआ, ये सफल रहा उदार पूंजीवाद। कारण तो इसमें स्वतंत्रता का अभाव था, क्योंकि साम्यवाद में स्वतंत्रता का अभाव था, इसलिए पतन हुआ इसका। मानवीय मूल्य आकांक्षाओं की अवहेलना की गई, शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। फिर नियोजित अर्थव्यवस्था है और भ्रष्टाचार को इसने जन्म दिया। तो नियोजित अर्थव्यवस्था और शक्ति के केंद्रीकरण ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। अब उदार पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो विजयी क्यों हुई? विचारधारात्मक उन्नति का अंतिम बिंदु, मानवीय आकांक्षाओं एवं इच्छाओं का सम्मान किया गया इसमें, और वैश्विक शांति की स्थापना, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो माइकल डॉयल देता है के माध्यम से। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी, वैचारिक विरोध नहीं था, मतलब एक यहाँ पर सहिष्णुता थी। उदारवाद में हर प्रकार के विचारों को सम्मिलित करने की एक चेष्टा तो रही। उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी के संयोजन ने किसी भी अन्य वैकल्पिक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली से बेहतर साबित नहीं किया है खुद को। तो इसका कारण इसमें मानवीय प्रकृति की बुनियादी संचालन को संतुष्ट करने की क्षमता है। मानवीय प्रकृति का बुनियादी संचालन, बेसिक ड्राइव ऑफ ह्यूमन नेचर की दो मौलिक डिजायर्स होती हैं, दो फंडामेंटल डिजायर्स होती हैं। नंबर एक, भौतिक वस्तुओं और धन की इच्छा, डिजायर फॉर मटेरियल गुड्स एंड वेल्थ, और दूसरा हमारे चारों ओर के मनुष्यों द्वारा मनुष्य के रूप में अपने मूल्य की मान्यता की इच्छा, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन
डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, हमारे चारों ओर के मनुष्यों द्वारा मनुष्य के रूप में अपने मूल्य की मान्यता की इच्छा, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ह्यूमन, ये एक इच्छा होती है सभी मानवों की। ठीक है, फिर पूंजीवादी व्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को अधिकतम करने और धन उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का दोहन करने के लिए सबसे सधन एवं उत्कृष्ट प्रणाली। हालांकि आर्थिक विकास केवल एक पहलू है, दूसरा पहलू जो इसके दर्शन से महत्वपूर्ण है यह वह है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण जिसमें मनुष्य की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का सम्मान हो तथा मनुष्य को मान्यता मिले, जो उदारवादी लोकतंत्र में ही संभव है। हर व्यक्ति एक प्रकार से रिकॉग्निशन चाहता है, हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं का सम्मान चाहता है, जो कि उदारवादी व्यवस्था में ही, उदार लोकतंत्र में ही संभव है। साम्यवाद में संभव नहीं था। अगर आपने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया, आज चाइना में जाके आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर लीजिए और 2 मिनट में आप गायब हो जाएंगे। जैकमा जैसे लोग बचे नहीं तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये बात है आम आदमी की बेसिकली। फिर साम्यवाद, फांसीवाद सहित अन्य विभिन्न प्रकार के राजनीतिक शासन के तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन केवल उदारवाद ही मान्यता, राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। फुकुयामा राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों पर उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता के लिए हेगल की मान्यता की अवधारणा, हेगल्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन की तरफ आकर्षित हुए हैं। फुकुयामा पर विचारकों के प्रभाव, इतिहास का अंत, ये इन्होंने हेगल से लिया है। एलेक्जेंडर कोजेव से, हेगल का सबसे प्रसिद्ध व्याख्याकार था ये, इसका भी प्रभाव रहा हेगल पर। फिर थाइमोस की अवधारणा प्लेटो से ली गई है और लास्ट मैन ये नीत्शे से लिया गया कॉन्सेप्ट है। तो हेगल का प्रभाव कैसे रहा? तो हेगल ने दावा किया कि इतिहास का अंत तब होगा जब मनुष्यों द्वारा अपनी मौलिक लालसाओं यानी फंडामेंटल लीनिंग्स को पूरा करने वाली सभ्यता को प्राप्त कर लिया जाएगा। हेगल के लिए अंतिम बिंदु संवैधानिक राज्य या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट या राष्ट्र राज्य था। तो फुकुयामा ने हेगल के इतिहास के अंत की व्याख्या, इतिहास के अंत की अवधारणा नए तरीके से व्याख्या की इसकी। फुकुयामा हमें हेगल के दार्शनिक आदर्शवाद को ठीक करने और मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद को छोड़ने की आवश्यकता है, जो यह मानते हैं कि पूंजीवादी समाजों की आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए समाजवाद आवश्यक। इसने मार्क्सवादी सिद्धांतों का खंडन किया तथा कहा कि उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए केवल आर्थिक आधार ही पर्याप्त नहीं। हेगल के इतिहासवाद के आधार पर सिद्ध किया, हेगल के इतिहासवाद के आधार पर सिद्ध किया कि पूरी मानव जाति का एक सार्वभौमिक इतिहास है, एक यूनिवर्सल हिस्ट्री है पूरी मानव जाति की। फुकुयामा कोजेब के अनुसार हेगल एक उदारवादी दार्शनिक है। कोजेब ने हेगल की पुस्तक फिनोमिना ऑफ स्पिरिट के आधार पर अपना व्याख्यान दिया। फुकुयामा ने इसे ही अपना आधार बनाया। फुकुयामा 19वीं सदी में यदि मार्क्स हेगल का महान व्याख्याकार है तो कोजेब निश्चित रूप से 20वीं सदी का। अतः फुकुयामा ने अपनी व्याख्या का आधार हेगल को नहीं बनाया, बल्कि हेगल के व्याख्याकार कोजेब को अपना आधार माना। कोजेब हेगल की व्याख्या स्वामी व दास के द्वंद्वात्मक संबंधों के आधार पर करते हैं, जहां इतिहास का आरंभ होता है। इस आदिम अवस्था में रहने वाले मनुष्यों को पहले फर्स्ट मनुष्य कहा जाता है। उस मनुष्य में जैविक यानी भोजन, आवास व जीने की इच्छा होती है। इन सब इच्छाओं से ऊपर एक इच्छा दूसरों के द्वारा एक मनुष्य के रूप में सम्मान पाने की इच्छा होती है। कोजेब के अनुसार हेगल द्वारा वर्णित अवस्था में दूसरों से सम्मान व स्वीकृति पाने के लिए मनुष्यों के बीच संघर्ष होता है। यह शुद्ध प्रतिस्पर्धा के लिए संघर्ष था तथा हिंसक और जीवन को खत्म करने वाला था। फुकुयामा इतिहास प्रारंभ होने वाली अवस्था में दासों के लिए स्वतंत्रता व समानता का अभाव था। तभी मनुष्यों के लिए इन दोनों की पूर्ण उपलब्धि हो, वही ऐतिहासिक विकास की अंतिम अवस्था होगी। सभी मनुष्यों के लिए इन दोनों की पूर्ण उपलब्धि हो, वही ऐतिहासिक अवस्था होगी, यानी स्वतंत्रता एवं समानता की पूर्ण उपलब्धि हो, वही ऐतिहासिक विकास की अंतिम अवस्था होगी। फुकुयामा के लिए इतिहास का अंत होगा स्वतंत्रता व समानता की पूर्ण उपलब्धि। तो इतिहास का अंत क्या होगा? स्वतंत्रता व समानता की पूर्ण उपलब्धि। तो नेक्स्ट है थाइमोस की अवधारणा। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में मनुष्य के 3 गुण या इच्छाओं के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया है। मानव के 3 इच्छाओं के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी 3 इच्छा? विवेक यानी रीजन, ये मैन ऑफ गोल्ड के पास होती है। साहस मैन ऑफ सिल्वर के पास होती है। और इच्छा डिजायर ये मैन ऑफ कॉपर के पास होती है। मानव इच्छाओं की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है उदार लोकतंत्र। इस बात को सिद्ध करने के लिए फुकुयामा ने इस अवधारणा का प्रयोग किया। फुकुयामा ने अपनी बुक
द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में 2 शब्दों उदारवाद व लोकतंत्र का प्रयोग करके इसको समझाया। फुकुयामा उदारवाद और लोकतंत्र अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों गहरे रूप से संबंधित हैं। उदारवाद कानून के शासन को स्वीकार करता है तथा इसके माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को मान्यता दी जाती है। लोकतंत्र का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक शक्ति में हिस्सेदारी का अधिकार। फुकुयामा लोकतंत्र की शर्त बताता है जो निम्नलिखित है। पहला, सभी नागरिकों को सार्वभौमिक और समान रूप से मत देने का अधिकार। दूसरा, उसके द्वारा नियत समय पर अपनी सरकार को चुनने का अधिकार। गुप्त मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन में अनेक दलों का भाग लेना। फुकुयामा साम्यवादी नेताओं द्वारा वास्तविक लोकतंत्र या जनता का लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही व्यवस्था अपनाई जाती है। फुकुयामा इस्लाम को लोकतंत्र के लिए खतरा समझते हैं। उन्होंने इस्लामी फंडामेंटलिज्म को व्याख्या की है और कहा है कि विचार के स्तर पर खतरा नहीं है। फुकुयामा इस्लाम के सांस्कृतिक विजय के दिन खत्म होते प्रतीत हो रहे हैं, यानी इस्लाम की जो सांस्कृतिक विजय है उसके दिन खत्म होते प्रतीत हो रहे हैं, यानी अब जो इस्लामिक जो संस्कृति लोगों को अट्रैक्ट करती थी अब वो उस प्रकार से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। फुकुयामा के अनुसार इतिहास एक सुसंगत विकासशील प्रक्रिया है, एक सुसंगत विकासशील प्रक्रिया है। फुकुयामा के अनुसार 2 मूल इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि और मान्यता की कामना। लोग अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, फिर सुख सुविधा, कार गाड़ी बंगला फलाना ठिकाना, ये सब, और लोग चाहते हैं कि हमें मान्यता मिले, हम थोड़ा सा हमारी प्रेस्टीज भी हो, हम ना एक सिस्टम हमारा चमके, ऐसा लोग चाहते हैं। तो साहस को ग्रीक भाषा में थाइमोस कहा जाता है। फुकुयामा के अनुसार थाइमोस राजनीतिक जीवन का प्रमुख कारक होता है। थाइमोस के कारण मान्यता की इच्छा जन्म लेती है, साहस के कारण, है ना। फुकुयामा ने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी गृह युद्ध में थीमोस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। थीमोस 2 रूपों में, तो दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने की इच्छा के रूप में और दूसरों के समान मान्यता दी जाने की इच्छा। तो थाइमोस 2 रूपों में होता है, एक तो दूसरों से श्रेष्ठ माने जाए, हमारा थोड़ा सा अलग सिस्टम रहे, थोड़ा सा हमारा रुतबा रहे, और दूसरा, अब मान लो आप थोड़ा सा, आपकी जो कैटेगरी है थोड़ा सा नीचे टाइप में है, या कि थोड़ा सा आप गरीब टाइप के आदमी हो, या ऐसे व्यक्ति हो जो एलिट सेक्शन में नहीं हो, तो आप क्या चाहोगे कि हमें, है ना, कम से कम कानूनी रूप से अंबानी या अडानी की तरह हमें समानता तो दी जाए ना, हमारी भी डिग्निटी है। जो अमीर व्यक्ति है क्या उसी भर की डिग्निटी है, हमारी भी डिग्निटी है। तो दूसरों के समान मान्यता की इच्छा हमारे अंदर होती है। तो जो दूसरों से श्रेष्ठ माने जाने की इच्छा है, इसे मेगालोथीमिया कहा जाता है। मेगालोथीमिया कहा जाता है। ये हिटलर, स्टालिन, सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाहों में होती है। इसका विरोध फुकुयामा द्वारा किया गया। दूसरों के समान मान्यता दी जाने की इच्छा, इसे आइसोथीमिया कहा जाता है। यही उदारवादी लोकतंत्र को समझने का आधार है। मेगालोथीमिया का रूप आधुनिक विश्व में आइसोथीमिया ने लिया है। वह गरिमा, सम्मान व आत्मसम्मान आदि के रूप में अभिव्यक्त है। फुकुयामा इसका समर्थन करता है। तो बेसिकली इक्वल डिग्निटी, सम्मान और आत्मसम्मान के रूप में यह जो आइसोथीमिया है, वो आइसोथीमिया ने किसका स्थान लिया है? मेगालोथीमिया का स्थान लिया। इतिहास इन थीमेटिक पैशन यानी थीमेटिक वासनाओं के बीच संघर्ष है, यहाँ से लेके वहां तक। स्वामी दास द्वंद्वात्मकता यानी मास्टर स्लेव जो स्ट्रगल है या डायलेक्टिक्स है, इतिहास की एक प्राथमिक मोटर है जो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है जब तक मनुष्य को स्वामी और दासों के बीच विभाजित किया जाता है। दास कभी भी अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी की प्रतिभा थायोमेटिक जुनून को समेटने की क्षमता है। उदार लोकतंत्र जनता एवं राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? आइसोथेमिया में। सादिया डोरी ने फुकुयामा के तर्क को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। उदारवाद मेगालोथीमिया को हतोत्साहित करता है और आइसोथेमिया को प्रोत्साहित करता है। यानी कि ये उदारवाद है, ये मेगालोथीमिया को हतोत्साहित करता है और आइसोथीमिया को प्रोत्साहित करता है। समस्या तब होती है जब लोग दूसरों के थाइमोस को नहीं पहचानते, वैसा न्याय प्रदान नहीं करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। फुकुयामा ने यही बताया है कि कैसे थाइमोस इतिहास से संबंधित है। इसके लिए उन्होंने सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप और चीन का उदाहरण दिया। कोई भी शासन व्यवस्था जो राजनीतिक असमानता उत्पन्न करती है, उसमें कुछ व्यक्तियों में मेगालोथीमिया अधिक होता है तथा उसमें कुछ को इससे वंचित रखा जाता है। तो वही बात है, जैसे
हिटलर के शासन में था। कुछ लोगों में दूसरों से श्रेष्ठ होने की चाह बहुत ज़्यादा थी, मेगालोथेमिया बहुत ज़्यादा था, और कुछ में उनसे वंचित रखा गया, यानी जूस को उनसे वंचित रखा गया और आर्यों को उनमें ज़्यादा विशेषता थी। फुकुयामा राजनीतिक क्षेत्र में समानता की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में नहीं। नशे का प्रभाव, यदि बहुत अधिक समानता होगी और संघर्ष करने के लिए कोई महान मुद्दा नहीं होगा तो लोग उस व्यवस्था में विद्रोह कर सकते हैं जिसने उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान की है। हम केवल समान अधिकारों और भौतिक सुख सुविधाओं पर ही निर्वाह नहीं कर सकते हैं। जो लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं निश्चय उन्हें अंतिम पुरुष, लास्ट मैन कहते हैं। C.S. लुइस ने ऐसे लोगों को बिना छाती वाले पुरुष कहा है, मैन विदाउट चेस्ट। फुकुयामा के अनुसार अंतिम व्यक्ति, लास्ट मैन, वह होगा जो हर क्षेत्र में समानता की मांग करता है, उत्कृष्टता की बजाय समानता का बहुत ज़्यादा आकांक्षी हो। अब इसकी जो आलोचना भी होती है फ्रांसिस फुकुयामा की, डेनियल बेल ने की है। डेनियल बेल द्वारा प्रतिपादित विचारधारा के अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजी से फुकुयामा सहमत हैं। बेल की उत्तर औद्योगिक समाज यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की भी अवधारणा को स्वीकार करते हैं, लेकिन बेल विचारधारा के अंत को इतिहास का अंत नहीं मानते। अपनी पुस्तक रिजम्पशन ऑफ हिस्ट्री इन द न्यू कंट्री 2000 में डेनियल बेल ने स्पष्ट किया है कि विचारधारा का अंत एक ऐतिहासिक समीक्षा थी। यह ना तो इतिहास का अंत है और ना ही विचारधारा का अंत। फुकुयामा के विचार की समीक्षा डेनियल बेल द्वारा की गई जो निम्नलिखित है। इतिहास की कोई निश्चित दिशा नहीं है। इतिहास में आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2007 में। इतिहास केवल संरचनाओं या संस्थाओं का ही नहीं होता है। डेनियल बेल ने हिसार के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के जातीय संघर्ष का विश्लेषण किया। जातीय समूह अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। डेनियल बेल नई सदी इतिहास के पुनः आरंभ रिजम्पशन होने की है, इसके अंत की नहीं। हंटिंगटन ने अपनी कृति द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 में कहा कि भले ही आर्थिक व विचारधारात्मक संघर्षों का अंत हो गया हो, पर अब संघर्ष धर्म व संस्कृतियों के मध्य होंगे, जैसे ईसाइयत वर्सेस इस्लामवाद। जॉन ओ नील हेगेलियन नकारात्मकता के साथ प्लेटोनिज्म को एकीकृत करने का प्रयास निरर्थक है, ऐसा बोलते हैं। जॉन डन ने इसे बचकाना वॉल्यूम यानी प्यूराइल वॉल्यूम के रूप में वर्णित किया है तथा इसकी तुलना अमेरिकी स्नातक पदवी के सबसे खराब टर्म पेपर से की, द वर्स्ट सेट ऑफ अमेरिकन अंडर ग्रेजुएट टर्म पेपर। फॉर जकारिया द एंड ऑफ हिस्ट्री यानी एंड ऑफ हिस्ट्री का ही एंड हो गया है। 9/11 के बाद फुकुयामा की अवधारणा का अंत हो गया। रॉबर्ट कॉगन द रिटर्न ऑफ हिस्ट्री एंड द एंड ऑफ ड्रीम 2008 में फुकुयामा की आलोचना की और कहा कि फुकुयामा के स्वप्न का अंत हो गया है क्योंकि रूस व चीन के द्वारा भू राजनीति में विचारधारा का पुनः उभार किया गया। रॉबर्ट कैगन दुनिया एक ध्रुवी बनी हुई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप, जापान, भारत और ईरान के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने क्षेत्रीय संघर्षों के नए खतरों को जन्म दिया। साम्यवाद मर चुका है, लेकिन पश्चिमी उदारवाद और रूस तथा चीन की तानाशाही के बीच नई प्रतिस्पर्धा ने भू राजनीति में विचारधारा को फिर से शामिल कर दिया। बेन किस्टाओ के अनुसार राल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद यह उदार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण बचाव है। सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यताओं का संघर्ष का विचार शीत युद्ध की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा इतिहास के अंत यानी एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा के आलोचना के स्वरूप में उभरा। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा के पतन व उदार लोकतांत्रिक पूंजीवाद की श्रेष्ठता को साबित करने के पक्ष में फ्रांसिस फुकुयामा ने एक लेख लिखा, एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 में। इसकी आलोचना स्वरूप सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक लेख फॉरेन अफेयर जर्नल के अंतर्गत 1993 में लिखा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। हंटिंगटन ने अपने लेख में यह समझाने का प्रयास किया कि उत्तर शीत युद्धकालीन विश्व व्यवस्था कैसी होगी। हंटिंगटन ने 1996 में पुस्तक लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996। इस पुस्तक में उत्तर शीत युद्ध काल में वैश्विक व्यवस्था में आए बदलावों का विश्लेषण किया गया है। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था बढ़ते तनाव और संघर्ष की व्यवस्था होगी, लेकिन इस व्यवस्था में संघर्ष की प्रकृति अलग होगी। शीत युद्ध के समय संघर्ष वैचारिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप में थे, वहीं उत्तर शीत युद्ध काल में संघर्षों की प्रकृति सांस्कृतिक होगी, कल्चरल संघर्ष होंगे। वैश्विक राजनीति का एक नया युग उभर रहा है, जिसमें सभ्यता प्राथमिक होंगी, सिविलाइजेशन प्राथमिक होंगी। हंटिंगटन के अनुसार उत्तर शीत युद्ध वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवी है एवं बहुसभ्यतावादी है, मल्टी सिविलाइजेशनल है।
शीतोत्तर विश्व में इन सभ्यताओं या संस्कृतियों के मध्य संघर्ष होगा। विश्व में कुल 9 सभ्यताएं हैं और बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन जिनको हंटिंगटन मानता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिमी सभ्यता है, फिर सिनकिया या चीनी सभ्यता है, जापानी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, इस्लामिक सभ्यता है, बुद्धिस्ट सभ्यता है, अफ्रीकन सभ्यता है, लैटिन अमेरिकन सभ्यता है और रूढ़िवादी ईसाई सभ्यता है। हंटिंगटन 2 प्रकार के संघर्षों की बात करता है, एक फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। तो यह संघर्ष माइक्रो लेवल पर होते हैं। जो फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट है ये माइक्रो लेवल पर होते हैं। यह संघर्ष राज्यों के अंदर सांस्कृतिक समूहों की पहचान के कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में तमिल एवं सिंहलियों के में जो संघर्ष होता है ये फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट है, माइक्रो लेवल का कंसर्न है, इसको कभी न कभी दूर भी किया जा सकता है। लेकिन जो कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है यह माक्रो लेवल के यानी बृहद स्तर के होते हैं, यह ग्लोबल लेवल पर इनका संघर्ष होता है। प्रत्येक सभ्यता का नेतृत्व एक कोर स्टेट द्वारा किया जाता है। तो जैसे इस्लामिक सभ्यता का नेतृत्व सो कॉल्ड सऊदी अरेबिया या ईरान कर रहा है, करने का दावा करता है। फिर जो ईसाइयत जो काइंड ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो वो है उसका यूरोप करने का प्रयास कर रहा है कि हम इसके लंबरदार हैं या हम ही इसके अगुआ हैं। हिंदू सभ्यता भारत से रिलेटेड है, चीनी सभ्यता चीन से है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सभ्यता का नेतृत्व एक कोर राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। फॉल्ट लाइन में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो बोस्निया, चेचन्या, मध्य एशिया, कश्मीर, मध्य पूर्व, तिब्बत, श्रीलंका, सूडान, दक्षिण काकेश। संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि ये सभ्यताएं असंगत मूल्यों पर आधारित है, इसलिए उनमें संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता अपरिहार्य है। हंटिंगटन ने वर्णन किया कि चीन तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पित है, जिसके कारण संघर्षों को बढ़ावा मिलता है। हंटिंगटन ने पश्चिमी और इस्लाम के बीच संघर्ष की संभावना पर विशेष जोर दिया है। हंटिंगटन ने वेस्ट और रेस्ट के बीच संघर्ष की संभावना की पहचान की है। रेस्ट संभवतः कन्फ्यूशियस और इस्लामिक राज्यों की एक पश्चिमी विरोधी गठबंधन होगा। हेवुड के अनुसार हंटिंगटन ने स्वीकार किया है कि सभ्यताएं कोर स्टेट के प्रति निष्ठा से काम करती। ऐसी स्थिति में राष्ट्र राज्य विश्व के मामलों में प्रमुख अभिनेता बने रहेंगे। एंड्रू हेवुड के अनुसार हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यथार्थवाद का विकल्प प्रस्तुत करता है। शीत युद्धोत्तर उत्तर शीत युद्धोत्तर विश्व में सबसे व्यापक महत्वपूर्ण संघर्ष सामाजिक वर्गों, अमीर गरीब या अन्य आर्थिक समूहों के बीच नहीं होगा, बल्कि सभ्यताओं के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और जातियों के बीच रहेगा। फिर उत्तर शीत युद्धकालीन विश्व में मुस्लिम देशों में जनसंख्या विस्फोट और पूर्वी एशिया की वृद्धि ने वैश्विक राजनीति को बदला है। इन घटनाक्रमों ने पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दी है, कथित रूप से सार्वभौमिक पश्चिमी आदर्शों के विरोध को बढ़ाया और अंतर सभ्यता के प्रसार, आप्रवासन, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर संघर्ष को तेज किया है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि ने पूरे यूरेशिया में कई युद्धों को जन्म दिया है और चीन के उदय से सभ्यताओं के वैश्विक युद्ध की संभावना को बढ़ावा मिला। हंटिंगटन ने अपनी अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पश्चिम के लिए एक रणनीति तय की है और एक जटिल बहुध्रुवी बहु सभ्यता वाली दुनिया में सह अस्तित्व सीखने के लिए हर जगह लोगों की आवश्यकता पर जोर दिया। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक में विश्व को 3 युगों में परिभाषित किया है। पहला द बेस्ट वर्सेस द रेस्ट 1920 में ये था। इस युग में विश्व में केवल 2 तरह के देश विद्यमान थे, एक रूल्ड बाय वेस्ट यानी पश्चिम द्वारा शासित एक्चुअली और नॉर्मली इंडिपेंडेंट ऑफ वेस्ट यानी वास्तव में या नाम मात्र से पश्चिम से स्वतंत्र देश। 2 प्रकार के देश थे, तो पश्चिम द्वारा रूल किए जा रहे थे या आंशिक रूप से या वास्तव में पश्चिम से स्वतंत्र देश थे। शीत युद्ध काल में इस युग में देश को 3 भागों में विभाजित किया गया, फ्री वर्ल्ड यानी मुक्त देश, कम्युनिस्ट ब्लॉक वाले देश और अनअलाइंड यानी असंबद्ध देश। द वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन 1900 बाद के बाद सभ्यताओं की दुनिया है, इसमें विभिन्न सभ्यताएं विद्यमान होंगी, पश्चिमी, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकन, इस्लामिक, सीनिक, हिंदू, रूढ़िवादी, ईसाई, बौद्ध एवं जापानी। हंटिंगटन के अनुसार हेनरी किसिंजर ने 21वीं सदी में 6 मुख्य शक्तियां बताई हैं, यूएसए, यूरोप, चीन, जापान, रूस, संभवतः भारत, प्रोबेबली इंडिया। तो हंटिंगटन के अनुसार इन मुख्य शक्तियों को सभ्यताओं के संघर्ष ने प्रतिस्थापित कर दिया। इन 6 शक्तियों में 5 सभ्यता मुख्य भूमिका में है। यह नया विश्व व्यापक एवं खतरनाक संघर्षों वाला होगा। यह संघर्ष विभिन्न सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों के मध्य होगा। कबीला युद्ध, नस्ली संघर्ष सभ्यताओं में मुख्य रूप से होंगे। आधुनिकीकरण से प्रेरित वैश्विक राजनीति को सांस्कृतिक रेखाओं के साथ पुनर्गठित किया जा रहा। समान संस्कृतियों वाले लोग और देश एक साथ आ रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग और देश अलग हो रहे हैं।
विचारधारा और महाशक्ति संबंधों द्वारा परिभाषित विश्व व्यवस्था संस्कृति और सभ्यता द्वारा परिभाषित व्यवस्था में बदल रही। सांस्कृतिक सीमाओं के साथ मेल खाने के लिए राजनीतिक सीमा तेजी से खींची जा रही। जातीय एवं धार्मिक सभ्यतागत सांस्कृतिक समुदाय शीत युद्ध ब्लॉकों की जगह ले रहे हैं और सभ्यताओं के बीच गलत रेखाएं वैश्विक राजनीति में संघर्ष की केंद्रीय रेखाएं बन रही। हंटिंगटन की अपनी पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 में विश्व के विभाजन को स्पष्ट करते हुए 9 सभ्यताएं बताता है, लेकिन वो वर्णन 8 सभ्यताओं का ही करता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ से हमारा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और हमने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा है हंटिंगटन का। तो होप कि आपको ये वीडियो सीरीज दोस्तों अच्छी लग रही है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए और आप दोस्तों मेंबरशिप भी ले सकते हैं, प्लस थैंक्स बटन के द्वारा एक और कदम बढ़ा सकते हैं चैनल को ग्रो करने में अपनी तरफ से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।